ओके, हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? वेरी नाइस। चलो आगे सब लोग शुरू करते हैं अब जल्दी से। देखो, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में हम अलग अलग कंपाउंड के या फिर जो एक बेसिक केमिस्ट्री है या फिर एक फंडामेंटल केमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर फिर भी बहुत ही छोटा सा। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स आपको दिए जाएंगे, यहां से जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, वो सारे जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही कंसेप्ट्स हम लेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली काम के हैं। ठीक है ना? वो कोई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वाला जो कहानी आता है, ये सारी जो चीजें वो कोई डिस्कस करने का मीनिंग नहीं है। राइट? सो डायरेक्टली वी जंप टू द कंक्लूजंस। ओके, नाउ देखो, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये वाला चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी थी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी बोला जाता है। इस थियरी पे बेस्ड ये पूरा डिस्कशन है। और डाल्टन्स थियरी जो थी, इस थियरी में उसने जो भी चीजें बताई थी, यानी जो भी पॉइंट्स उसने डिस्कस किए थे, वो सारे पॉइंट्स से ही हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या क्या और नए एडवांसमेंट हुए, कौन कौन से पोस्टुलेट, क्या क्या चीजें जो है वो मॉडिफाई की गई, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे शुरू में। बाद में हम आगे जो है वो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो यहां पे 4-5 पॉइंट हमारे पास हैं जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट है कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम जो है वो क्या है? इंडिविजिबल है, कि आप एटम को और ज्यादा फर्दर टुकड़ों में बांट नहीं सकते, ऐसा डाल्टन ने माना था। डाल्टन एक्चुअली एक तार्किक था, एक बंदा था जो सिर्फ चीजों को सोच के, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, वो कोई उस टाइम पे ऐसा कोई ये साइंटिस्ट नहीं था, है ना? ये एक तार्किक बंदा था, यानी चीजों को वो सोच के अपने तरह से वो लोगों को समझाता था। ठीक है, फाइन। तो एक चीज उसने बताई कि एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं करा जा सकता। एटम्स आर सेम, एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट इज सेम और सिमिलर। ठीक है ना? मगर एलिमेंट आपका चेंज हो जाए तो उस एलिमेंट को, यानी मान लो आपके पास सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में उसके जितने भी सोडियम के एटम्स होंगे, उन सारे सोडियम के एटम्स क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे सारे के सारे। हाँ, मगर सोडियम पोटेशियम से और मैग्नीशियम से डिफर करेगा। सोडियम के एटम्स जो है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो एलिमेंट्स हैं उन, यानी उनके जो एटम्स हैं उससे अलग होगा। ठीक है? तो सोडियम एलिमेंट के लिए वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड उसका पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट इज सेम। अच्छा, नंबर 3, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये होल नंबर रेशियो में ही कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करूंगा मैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन जो है वो दो एटम इसमें रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये होल नंबर रेशियो में आपके साथ रिएक्ट कर रहा है। एक मैग्नीशियम है और दो ऑक्सीजन है यहां पे। ठीक है, इस तरह से उसे बताया था कि इसी तरह से जो भी कॉम्बिनेशन होकर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो ऐसे होल नंबर रेशियो में ही रिएक्ट करके बनते हैं। ठीक है ना? दैट वाज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थियरी। लुक, these are the postulates, these are not the rules। ये रूल्स नहीं है, ये कोई थियरी, यानी ऐसा कोई प्रूवन कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ पोस्टुलेट्स है, ये अभिधारणाएं हैं। उसे ये चीजें जो है वो प्रिडिक्ट की थी, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, उसके आसपास का जो भी था उसे एक्सपीरियंस है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को क्रिएट भी नहीं करा जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। मगर ये सारे पोस्टुलेट्स हैं, ऑल आर फेल्ड। ये सारे पोस्टुलेट जो हैं वो फेल हो गए। जैसे ही मॉडर्न साइंस जो है वो आना शुरू हुआ, मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ,
ये डाल्टन्स के सारे पोस्टुलेट्स जो है वो नेस्ते नाबूद हो गए, सारे खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि एटम इंडिविजिबल नहीं है। एटम को तो और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। मतलब आपका जो एटम है वो अब फर्दर इंडिविजिबल नहीं रहा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फर्दर। अभी तो और भी हमें मिल चुका है, हमें ये भी पता चल गया है कि आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रिंग्स से बनते हैं, स्ट्रिंग्स जो है वो गॉड पार्टिकल से बनता है। मतलब हमें उससे भी फर्दर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आज 2020 में। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये इंडिविजुअल वाली कहानी गलत है। ठीक है, पोस्टुलेट था, चलो ठीक है, बड़े थे तो हमने उनका मान रख लिया कि ठीक है, डाल्टन इतने बड़े आदमी थे, एज में भी बड़े थे और समझाते भी अच्छा था सबको, तो मान लिया, चलो ठीक है, मगर वो गलत है। हाँ, एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट इज सेम, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोई बोलेगा कि हमारे पास कार्बन है तो कार्बन में तो सारे एटम सेम ही होते हैं ना, ऐसा नहीं होता। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, मगर उसके आइसोटॉप्स होते ना, 2 आइसोटॉप्स हो गए, तो सेम एलिमेंट है कार्बन ही, मगर उसके एटम्स ही अलग हो गए। एक एटम में कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, एक में 14 है, तो आइसोटॉप हो गए। आइसोटॉप है तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, atoms are different, atoms of a different element will combine in a simple whole number ratio। अरे सर ये तो होता ही है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है, तो ये कैसे फेल हो गया? फेल हो गया ऐसे, देखो हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी तो है, Fe.93O, Fe.93O एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, होता है ऐसा कंपाउंड, है ना। इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोलते हैं इसको, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स में ओरिजिनली ये क्या है पता है? Fe93 है और ऑक्सीजन सामने 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 93 Fe के सामने 100 ऑक्सीजन है, यानी 93 Fe के सामने 93 ऑक्सीजन मान लिए, चलो तो बाकी के जो 7 ऑक्सीजन है वो कहां से आए? 7 ऑक्सीजन उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में रहते हैं, उसका इंटरस्टेशियल वॉइड्स में ऑक्सीजन रहते हैं, फिर भी है तो कंपाउंड ही वो। तो ऐसे आपके पास कंपाउंड मिल सकते हैं। स्टिल एक और चीज भी है, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का जो पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसमें भी क्या होता है? एक्स्ट्रा यानी एडिशनल, उसमें भी आपको एरर्स दिखती है ना, वो शॉर्ट की, फ्रेंकल, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट्स मिलती है। तो यहां पे क्या है? ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यहां पे मेटल जो है वो डेफिशिएंट है, कम है। ठीक है, मतलब कि ये वाली कहानी भी गलत हो गई। ऐसा नहीं होता कि होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करता है, ये तो सब छोटे बच्चों के लिए था। अब नया साइंस क्या बोलता है, ये पॉसिबल है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी हो सकता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बम्बार्टमेंट करके, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का बम्बार्टमेंट करके नई चीजें बना सकते हैं, और इसीलिए तो एक नाम दिया जाता है, इसलिए तो एक नाम बना है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट वर्ड ही उसी के लिए दिया गया है कि लोग जो हैं वो मर्क्यूरी से गोल्ड बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि मर्क्यूरी गोल्ड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐड कर दिया तो वो गोल्ड बन जाएगा। तो मर्क्यूरी से हम क्या बना सकते हैं? गोल्ड बना सकते हैं, पॉसिबल है, यू कैन क्रिएट गोल्ड। तो आपको क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों नहीं करते, इतने सारे थर्मोमीटर तो ऐसे पड़े रहते हैं, थर्मोमीटर लेके मर्क्यूरी के अंदर आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन डाल के उसमें से गोल्ड बना लो, बढ़िया, खूब पैसे आ जाएंगे, क्यों इतनी कोई झंझट करे, है ना। मगर वो इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि जो बम्बार्टमेंट करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसमें डाल के जो गोल्ड बनाने का मेथड है ना, वो गोल्ड बनाने के मेथड में जितना खर्चा होता है और उससे जितना गोल्ड बनता है उसको बेच के उतना पैसा आता ही नहीं है। अगर किसी चीज को बनाने के लिए 100 रुपया लग रहा है और उस जो चीज बना रहे हो उसी चीज का वैल्यू सिर्फ 60 रुपये होगा, तो 40 रुपये आपको खुद के डालने पड़ेंगे ना, तो ऐसे कोई क्यों करे, है ना। तो ऐसे लोग, जो लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे उनको बोला जाता था अल्केमिस्ट। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको मैं, देखो
केमिस्ट्री 1000 बीसी से हमारे पास है, बिफोर क्राइस्ट, यानी 2020 साल हो गए क्राइस्ट को, और उससे भी 1000 साल पहले हमारे पास केमिस्ट्री था। हम केमिस्ट्री जानते थे, मगर उसको एज ए केमिस्ट्री, एज ए केमिकल रिएक्शन नहीं जानते थे। हमें यह पता होता था कि इन दोनों चीजों को मिक्स करने से कुछ और बनता है, क्या बनता है, XYZ चीजें बनती, तब जो भी उनके पास टेक्निक थी, वो शायद हमसे ज्यादा एडवांस टेक्निक थी तब, हमारे पास अभी वो टेक्निक नहीं आई है ना। अब वहां पे ऐसे ऐसी चीजें मिली है जो 2-2, 3-3, 4-4 साल, हजार पुरानी है। तो उन सारी चीजों में हम ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे उन्होंने बनाया होगा। जैसे कि पिरामिड पूरा बना लिया, तो पूरा पिरामिड कैसे बनाया इतने सालों पहले, वो हमें अभी पता नहीं है। शायद वहां पे तब हमारा फिजिक्स, तब हमारा जो केमिस्ट्री, तब का जो हमारा बायो जो था, वो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही ज्यादा एडवांस था, राइट। तो अभी तक जितने भी रिटर्न हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री 1000 BC से है हमारे पास, राइट, यानी 3000 साल पहले से है। तब एक ऋषि थे, यानी जो इंडियन कल्चर में जो डेवलप हुआ है वो बता रहा हूं मैं, ऋषि कनद। कनद ऋषि थे तब। जैसे अभी ऐसे बोला जाता है ना कि भाई ये PhD है, या फिर ये जो है उनमें रिसर्च किया है, तो ये डॉक्टर वगैरह लगाते हैं। तो तब ऋषि होते थे, ऋषि होते थे, महर्षि होते थे, महर्षि, ऋषि से भी ऊपर। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था कनद, और कनद ऋषि ने एटम को जो है वो सबसे पहली बार डिवाइड करके बताया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, डिवाइजिबल है। मगर वो काफी सालों पहले 600, 500, 600 BC में बताया गया था, जबकि ये सारी चीजें तो 1700, 1600, 1700 AD की है। यानी 500 वो और 1000, 1500, ये 2000 साल पहले ये चीज बता दी गई थी। हमारे इंडियन कल्चर में, अंडर अंडर हमारे लिटरेचर्स में ये चीजें हैं, वेदों में ये चीजें हैं, ये लिखा गया था। मगर तब क्या था, वो इतना डिटेल में कोई चीज लिखा नहीं जाता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, इसलिए इसका प्रूफ कुछ ऐसा नहीं मिला है हमें, ठीक है। मगर है ये। तो एटम क्या है वो पहले बताया डाल्टन ने, और उसका अभी हमारे पास जो है वो फेलियर कैसे हो गया वो हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, देखो, आप पूछत हो, आप लोग बबुआ कुछ पूछत हो का। मर्क्यूरी महंगा है, हाँ सही है, सही है। मर्क्यूरी तो महंगा है ही है, उसको बनाने का मेथड भी और महंगा है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है सर, थोड़ा साइड हो जाओ ना। नहीं, मेरी मर्जी, नहीं होगा साइड। नद ऋषि, ठीक है। ओके, सो इन शॉर्ट, ये हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है। चलिए, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात ये आती है कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए पहले तो ये डिस्कवर किया गया, या फिर पहले तो ये डिस्कवरी हुई कि उसके अंदर जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, जे जे थॉमसन ने ये डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद जो है वो गोल्डस्टीन, और उसके बाद चैडविक ने जो है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, और उसके बाद चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। वो कहानी डिस्कवरी वाला है आपके पास, ठीक है। ओके, ओह वेरी नाइस मीता, वेरी गुड। हम्म, सही है, चलो वेरी नाइस। आप लोगों का जो ज्ञान है काफी अच्छा है, आप बायो में भी ये चीजें पढ़ते हो, वेरी नाइस, बढ़िया। और डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, ये सारी कहानियां तो करनी पड़ेगी आपको ना। हमें जो डेटा याद रखना है, 3 मैंने यहां पे वैल्यूज आपको लिख के दे दी है। एक है
E बाई एम, यानी रेशियो है मास चार्ज अपॉन मास का, जो हमें 1.78 10 पावर 11 कूलम पर केजी मिलेगा। हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई का चार्ज है 1.6 10 पावर 19 कूलम, और ये है इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.9.109 10 पावर माइनस 31 केजी। ये केजी में है, ये कुलम में है। इन दोनों का रेशियो ले लो, आपको आंसर मिलेगा 1.7 10 पावर 11। वैसे भी चेक कर सकते हो ना, ये 1.6 है, ये आपका 10 के आसपास है, तो ये कहां चला जाएगा, 0.16 हो जाएगा इसको डिवाइड करोगे तो। और ये 10 पावर 19 ऊपर जाएगा तो 31 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो मुझे मिलेगा 1.7। बस हमें सिर्फ ये डेटा याद रखना है, ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है दो तरह के पार्टिकल्स, या फिर हमारा जो फोटोन है, वो फोटोन को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, फोटोन जो है वो क्या हो सकता है, वेव के फॉर्म में हो सकता है, या फिर फोटोन जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है। तो ये झगड़ा तो काफी सालों से चल रहा है, आज तक चल रहा है। लोगों ने, मैंने जो अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बने हुए हैं स्ट्रिंग से, तो वहां तक प्रूफ हो गया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। इसके बाद इमीडिएटली ये प्रूफ हुआ कि नहीं, वो पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स के अंदर तो वेव फॉर्म में स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स है उसके अंदर, यानी वापस वेव आ गया। उसके बाद और वापस एक नया इन्वेंशन हुआ, एक और डिस्कवरी हुआ। उसमें क्या पता चला कि ये वेव जो है ना, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रिंग्स भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, इसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल, है ना। मतलब वापस पार्टिकल पे आप गए, और शायद आगे जाके ये भी पता चलेगा कि शायद ये पार्टिकल भी किसी वेव से बना हुआ है। मतलब ये वेव और पार्टिकल के बीच में झगड़ा हमेशा चलता रहता है। हम उसी चीज को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है उसके दो नेचर हैं, वेव एंड पार्टिकल। खासकर हम ये जो वेव और पार्टिकल नेचर जिसके लिए डिसाइड करते हैं वो है फोटॉन्स। हम फोटॉन्स के लिए ये चीजें जो है वो डिसाइड करने वाले हैं, वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर। ठीक है, फोटॉन्स के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि वेव क्या होता है। आप जानते हो, आप फिजिक्स में भी काफी डिटेल में इस चीज को पढ़ चुके हो। वेव क्या है, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट मैटर ट्रांसफर। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर को ट्रांसफर नहीं करते, फिर भी एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो वो क्या है, वेव है। पार्टिकल क्या होता है, हाँ, वेव जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। जबकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो धीरे 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 एक स्टेप बाय स्टेप जाता है आगे। जैसे कि मान लीजिए, हमें एक सिंपल सा एक मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है। हम यहां पे किसी एक क्रिकेट बॉल को या फिर किसी भी एक स्फीयर को मैं यहां से नीचे छोड़ रहा हूं और यहां से नीचे फेंक रहा हूं। ये 2 4 6 और ये 8, मान लो ये 8 मीटर का इसका जो है वो हाइट है, और ये भी आपके पास 8 मीटर का हाइट है। ठीक है ना, 8 मीटर की हाइट वाला मैंने यहाँ पे बॉल को रखा है, छोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली नीचे आता जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली नीचे आता है। जबकि ये कंटिन्यूअस नहीं होता, यहां से क्या होता है, यहां से यहां जंप करेगा, यहां से यहां जंप करेगा, यहां से यहां पे नीचे कूदेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे मुझे 8 to 6 वाली वैल्यू मिल सकती है, 6 to 4 वाली मिलती है वैल्यू। यानी यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2 एंड 2 to 0। यहाँ पे 0 पे आ गया वो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या दिखा सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब बात करोगे तो पार्टिकल एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं है, या फिर एनर्जी का एक सीक्वेंस ये नहीं होता, फ्लो नहीं मिलता आपको। जबकि यहां पे कंटिन्यूअस फ्लो मिलता है मुझे 8 से लेके 0 तक। 8 to 0 डायरेक्टली आ जाएगा, कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये बात किसके लिए कर रहे हैं, हम फोटॉन्स के लिए कर रहे हैं।
फोटोन्स जो है वो पार्टिकल भी हो सकते हैं या फिर वो वेव फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, इसका एक और प्रूफ भी मिला, यानी इसके लिए एक और चीज भी दी जाती है कि फोटोन्स जो हैं वो क्यों वेव है, क्यों पार्टिकल है। तो सबसे पहले 1900 में मैक्सवेल एंड प्लांक, मैक्सवेल और प्लांक ने एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि जो भी फोटोन्स हैं, ये फोटोन्स क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ये जो है ये पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके बाद 1901 1902 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ह्यूजेंस। ह्यूजेंस ह्यूजेंस ने बताया कि ये पार्टिकल नहीं होता, ये क्या होता है, वेव होता है। वापस 1905 में आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने बताया कि ये सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन जो है वो वेव्स नहीं है। और इसका बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट टू ये 1905 में आइंस्टाइन ने जब ये मैं अपना एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने उसको पूरी दुनिया में जो है उसका नाम कर दिया। उसके बाद उसे दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तब वो बंदा तो काफी पॉपुलर हो चुका था, काफी वो प्रसिद्ध हो चुका था, मगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने उसको वो छा गया। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि हम जो किसी भी मेटल के ऊपर जब भी कोई फोटोन पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है, फोटोन्स के ऊपर डाले जाते हैं, तो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आते हैं। देखो दो चीजें सिमिलरली यहां पे चल रही है, सुनना बराबर से। यहां पे बात चल रही है 1905 में आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, उसके अकॉर्डिंगली जो लाइट के पार्टिकल्स यहां पे गिर रहे हैं मेटल के सरफेस पे, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। तो इस चीज को मैक्सवेल ने पहले बता दिया था। मैक्सवेल ने बताया था कि जब पार्टिकल्स जो है वो किसी मेटल पे गिरेंगे, वहां से और जो है वो कुछ और लाइट्स बाहर आएंगी, तो उनके बीच में लैग नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता, इमीडिएटली वो एमिशन करते हैं, कोई भी रेडिएशन हो। और सारे रेडिएशंस, यूवी, वायलेट, या फिर हम जो भी यूवी, विजिबल, आईआर, इंफ्रारेड, जो भी आप ले रहे हो, वो सारे रेडिएशंस जो गामा रेडिएशंस, ये सारे रेडिएशंस का स्पीड जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। सारे रेडिएशंस जो है स्पीड की लाइट से भागते हैं, ठीक है। एक अभी और एक नया डिस्कवरी हो चुका है करंटली, रिसेंटली, कि ऐसे पार्टिकल्स और भी हैं, यानी रिसेंटली मतलब ये पिछले 4-5 साल में, कि टेक्योन पार्टिकल्स बनाए गए हैं। तो टेक्योन पार्टिकल्स जो है उनका स्पीड ऐसा माना जाता है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा स्पीड से वो जा सकते हैं। लाइट का स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है एवरेज, राइट, लाइट का स्पीड, या 2.99 समथिंग जो भी है। इन शॉर्ट, उस स्पीड से भी ज्यादा स्पीड हो सकती है टेक्योन पार्टिकल्स की। अगर ये 100% प्रूफ हो जाए, हम उस चीज को कभी कर सके, तो आइंस्टाइन का जो थियरी था ऑफ रिलेटिविटी वो फेल हो जाएगा। खैर थोड़ा बहुत तो फेल हो चुका है ऑलरेडी। स्टीफन हॉकिंस ने इसके ऊपर काफी और एक्सपेरिमेंट करके उसको काफी हद तक तो गलत प्रूफ कर दिया है, मगर इसका जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ उसने एक बाई प्रोडक्ट दिया था वो था टाइम। टाइम को उसने एक और डायमेंशन मान के टाइम में भी चेंजेस हो सकते हैं वो बताया था। वो वाला थियरी जो है वो अभी तक डिसप्रूफ नहीं हुआ है, वो अच्छा थियरी था उसका। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो बात की मैंने, ये हमने डिस्कशन किया इसलिए क्योंकि यहां पे मैं एक और कंक्लूजन पे आना चाहता हूं कि ये बिठा देते हैं। 10 सेकंड दे रहे हैं, चलो अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो डन हो गया 10 सेकंड। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो किया था मोज़ले ने। मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया था 38 मेटल्स लेके, डिफरेंट 38 अलग अलग मेटल्स उसने लिया,
और उन मेटल्स पे क्या किया, उन मेटल की सरफेस के ऊपर उसने सनलाइट डाला और इसमें से जो एक्स रेज निकल रहे हैं वो एक्स रेज को चेक किया गया। हम यहां पे दो तरह से एक्स रेज बना सकते हैं। अच्छा चलो एक एक चीज मैं बताता हूं यहां पे जो इंपॉर्टेंट है। देखो के एल एम एन ऐसे हमारे पास शेल्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा और एक्सरे, ये चार चीजें हैं। ये चार अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये जो पार्टिकल है मतलब अल्फा पार्टिकल वो क्या होता है, 2He4 प्लस प्लस। मतलब ये हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, 2He4 प्लस प्लस। राइट, ये अल्फा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, समझना आप। हाँ, और गामा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ईएम वेव्स हैं ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं गामा जो है वो। और एक्सरे क्या है, एक्सरे जो है वो कुछ इसका ही एक टाइप है, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मगर वो ना तो अल्फा बीटा और गामा थे, इसलिए उसको नाम दिया गया एक्स रे। ये कुछ ऐसे रेडिएशंस थे, ऐसे रेज थे जो इन तीनों में से कोई नहीं थे, इसलिए इसको बोला गया एक्स, कुछ अलग है, एक्स रेज। ठीक है, अच्छा अब देखना, अल्फा पार्टिकल तो समझ में आ गया कि वो 2He4 प्लस प्लस होता है। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है वो समझो, बीटा पार्टिकल क्या है वो समझो। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन N/P, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अगर 1/6 रहता है, राइट, ये आपका N/P रेशियो है, वो अगर 1/6 रहता है तो आपका न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। 1/6 अगर है तो वो स्टेबल है। अगर 1/6 नहीं है, नहीं है, मान लो यहां पे न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो आपका 1/6 रेशियो नहीं हो रहा है, तो कोशिश ये की जाएगी कि न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाए, वो न्यूट्रॉन्स टूट जाए और कन्वर्ट हो जाए वापस रेशियो 1/6। ये मैं आपको एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूं कि 1/6 अगर होगा तो स्टेबल होता है कोई भी न्यूक्लियस। तो अगर N/P रेशियो में अगर N का वैल्यू ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ये न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है वो टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कहां से निकलेंगे, न्यूक्लियस से निकलेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है बीटा पार्टिकल। ये है आपके बीटा पार्टिकल्स। वापस से सुनो, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है उसके टूटने की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा बीटा पार्टिकल्स। आउटरमोस्ट शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल नहीं बोलते। खैर इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी हम बीटा बोल देंगे तो दिक्कत नहीं है, मगर एक्चुअल में बीटा क्या है, बीटा वही है जो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है। इज इट फाइन? नाउ एक और चीज, इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ जाए, प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, तो प्रोटॉन को कम करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन को कम करने के लिए क्या होगा, ये के शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, यानी फर्स्ट शेल में, वो वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चले जाते हैं। के शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चले जाते हैं। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस में जाएंगे तो अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो है वो क्या कर देगा, उसको रिएक्ट करके बना देगा न्यूट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, तब यहां से कुछ ईएम वेव्स निकलते हैं।
ये एनर्जी निकलती है वो है गामा रेडिएशंस, वो रेडिएशंस होते हैं गामा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसके लिए वर्ड है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, मतलब के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है, तब निकलता है वहां से गामा रे, मतलब उसको बोलते हैं हम ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं। ऐसे ही और सारे वेव्स मिल सकते हैं, जो और वेव्स मिल रहे हैं उसको बोलते हैं हम एक्सरे, उसको एक्सरेज बोला जाता है। और वो कैसे मिले? सनलाइट से जो मेटल पे सनलाइट गिराई तब रेडिएशंस निकले, तब जो वेव्स निकले उसको बोला गया एक्सरेज। तो एक्सरेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है न्यू, और जो मोजिले एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला मिला इसको, ये 35 मेटल्स जो है उसको अरेंज करने पे, 35 एलिमेंट्स जो थे उसके लिए उसने क्या किया, सनलाइट उस पर गिराई सेम वेवलेंथ वाली, सेम इंटेंसिटी वाला, तब उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले एक्सरेज मिले। ये जो एक्सरेज मिले उसका जो वैल्यूज था उसको उसने अरेंज किया, तो उस अरेंजमेंट से उसको पता चला कि ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ये 38 एलिमेंट्स के लिए, वो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं हो रहा था। किसी का एटॉमिक नंबर मान लो 23 था, किसी का एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक वेट जो है 23 था, किसी का एटॉमिक वेट 58 था, तो शायद 58 के लिए कम मिल रहा था, उसके लिए ज्यादा मिल रहा था। इन शॉर्ट उसने क्या किया कि एटॉमिक वेट के हिसाब से उन एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्योंकि तब तक एटॉमिक वेट से ही अरेंज किया जाता था, जब तक मोजिले के एक्सपेरिमेंट नहीं आया था तब तक एटॉमिक वेट से अरेंज करते थे, पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट से बनता था। अब क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला ये तो एटॉमिक वेट नहीं, ये तो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज हो रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया, और सामने जब उसका फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज रखा गया, तो वो दोनों सीक्वेंस मैच कर गई। मतलब आपके एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है जिसकी ये प्लेट्स बनाई गई थी, उसके एटॉमिक वेट के साथ नहीं, डेफिनेटली उसके एटॉमिक नंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन शो कर रही है। तो इसके बाद मोजिले ने पीरियोडिक टेबल को नया फॉर्म दिया जिसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया जिसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है, ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। Maximum electrons moving inside the nucleus are two only. Henry Moseley, हाँ सही है, नोबेल प्राइज मिला था ना। Yes, we have studied it in physics. Yes, सही है। The first case, the first transfer of energy. Okay. अच्छा, आपको फार्मासिस्ट बनना है, नई ड्रग ढूंढनी है, वेरी गुड स्मिता, बच जाओ फार्मासिस्ट। उसके लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा ना, हमारी तरह केमिस्ट्री में आना पड़ेगा प्योर, अदरवाइज आप फार्मेसी के थ्रू भी जा सकते हो, मगर केमिस्ट्री तो अच्छी होनी चाहिए आपको। चलो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द न्यूक्लियस आर टू ओनली ना, नहीं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमते, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है ना। कैन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेकंड शेल गो इनसाइड द न्यूक्लियस? ओके, नहीं, ये सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जा सकता, पहले तो फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। जैसे ही फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो गया। अब स्टेबल होने के बाद वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे नहीं खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, एक न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन आपका ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा और बना लेगा वो न्यूट्रॉन। मगर इसमें भी दिक्कत होती है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है वो मैक्सवेल का जो थ्योरी था उसके हिसाब से हो रहा है। उसे भी बताया था कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास घूम रहा है तो धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इसलिए तो रुथरफोर्ड फेल हो गया था, रुथरफोर्ड वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया था कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली। मैक्सवेल ने बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल है तब तो वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वो रुथरफोर्ड समझा नहीं पाया था। तो उसके बाद बोहर आया, बोहर ने समझाया कि जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स है
वो दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट है और एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है। वो बोहर्स थियरी है। बोहर्स थियरी में भी गलतियां थी, बोहर थियरी में भी गलतियां थी। उसने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहता है, ऐसा नहीं होता ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कहीं भी घूम सकता है, कोई फिक्स डिस्टेंस पे थोड़ी ना होता है। द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो बोहर के हिसाब से तो वो यहीं रहता है, इतना ही डिस्टेंस पे रहता है। उसने उसका वैल्यू भी डाला था ना, r इज इक्वल टू 0.529 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर वाला, तो वो सही नहीं है ना। तो वो फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन फिक्स डिस्टेंस पे रहना चाहिए, वो भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर, इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं भी हो सकता है ना, न्यूक्लियस के आसपास कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। मगर वो न्यूक्लियस में नहीं जाता, बस न्यूक्लियस इसलिए नहीं जाता क्योंकि अगर न्यूक्लियस में चला गया तब तो पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो गया ना, सब कुछ अंदर न्यूट्रॉन ही बन गया, खत्म। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल बन जाएगा, ओके। तो ये भी थियरी आ चुकी है, इसको बोला जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल। देखो बेटा, हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में दो बड़े मॉडल्स हैं, बहुत ही बड़े दो मॉडल्स हैं। एक है आप जो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, यानी ये डाल्टन्स थियरी हो गया, ये आपका ये बोहर्स थियरी हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो कहानी हो गया, ये सारे जो है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है ना। यानी मैंने अभी वो दिखाया था ना आपको कि ये 8 to 6 to 4 to 2 to 0 जा रहा है, तो वो क्वांटम जंप है। वो इतने एनर्जी का जंप करता है कोई भी पार्टिकल, तो ये एनर्जी का जंप है। जबकि वो क्या था, कंटिन्यूअस में था। वो वेव में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसमें जंप नहीं होता, क्वांटम जंप नहीं, इसमें क्वांटम जंप है। इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, अब तक जो पढ़ रहे हैं वो। अब यानी बोहर तक जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। बोहर के बाद, बोहर के बाद जो है वो आता है श्रोडिंजर। जैसे ही श्रोडिंजर आया, श्रोडिंजर ने वेव मैकेनिक्स बताया, उसने वेव से सारी चीजें बतानी शुरू करी, और तब जाके ये चीजें पता चली, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो न्यूक्लियस के आसपास कहीं भी मिल सकता है, कोई एक फिक्स पाथ पे नहीं होता, मतलब कोई एक फिक्स डिस्टेंस पे नहीं होता। इवन दो हमारे पास ये फॉर्मूला भी था, यानी बोहर ने फॉर्मूला दिया था, मगर फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, गलत हो गया। अच्छा, बोहर का एक और पोस्टुलेट था। बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जो घूमता है वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से घूमता है। उसे वेलोसिटी का भी वैल्यू दिया था 2.8 10 पावर ऐसा करके। तो वो वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो भी क्या है, उसने फिक्स बता दिया था। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पाथ पे तो नहीं घूमता ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ स्फेरिकल या सर्कुलर पाथ पे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का पाथ तो ऐसा डंबल शेप भी हो सकता है। तो अगर डंबल शेप में तो क्या होगा, इस वाले रास्ते में यहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड मैक्सिमम होगा, इस वाले केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड मैक्सिमम होगा। मगर जैसे ही ये कर्वेचर आएगा, जैसे कर्व आ गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ेगा, वहां पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये ऐसे फास्ट मूव करेगा, स्लो हो गया, वापस फास्ट मूव करेगा, स्लो हो गया, वापस फास्ट, स्लो हो गया, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो भी क्या करता है, वेरी करता है। तो ये भी आपका जो बोहर का पोस्टुलेट था उससे पूरा अलग है। तो ये भी दूसरी बात थी जिसमें बोहर गलत था। बोहर ने बोला था कि 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है, एवरेज 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है। मगर वो एवरेज स्पीड है, एवरेज बोले तो यहां से गया, ये स्लो हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया। तो इन स्लो और फास्ट में यहां पे ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में भागेगा, यहां पे शायद वो 2000 से थोड़ी कम स्पीड में जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड होती है 2000 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 किलोमीटर, बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम है ये। इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। हम तो सारी चीज को लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हैं, है ना। तो लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसके सामने तो बेचारा 2000 वाला क्या है, कुछ नहीं, ऐसे क्रोलिंग कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है बच्चे की तरह, है ना, और जेट प्लेन और बच्चे की तरह है। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस है। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन हम ये बता रहे थे, बात ये हुई थी, क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करके वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। इज इट ओके, ये क्लियर हो रहा है सबको? चलो, वेव इक्वेशन, यस।
संजय शर्मा, हाँ बताओ, डाउट है तो बताओ। ओके, डोंट जस्ट माई, ओपन योर दिमाग की फाइल, उसमें सारी चीजें स्टोर करते जाओ, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। तो हमने अभी जो डिस्कशन किया वो पार्टिकल और वेव, पहले पार्टिकल मैक्सवेल प्लांक, और इसके बाद ह्यूजेंस वेव, और उसके बाद अगेन आइंस्टाइन जो है वो पार्टिकल, ठीक है। चलो अब वहीं से हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और दो साइंटिस्ट आए, पहला तो ये प्लैंक था, उसे क्या दिया था, E इज इक्वल टू, मतलब कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये वाला फॉर्मूला दिया था प्लैंक ने, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। नंबर टू, ह्यूजेंस ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यूज बताई थी। उसके बाद आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला दिया था, राइट। चलिए नंबर थ्री, अब जो है ये पार्टिकल वाला था ह्यूजेंस वेव वाला, ये वापस पार्टिकल वाला, ऐसे फॉर्मूला दिया। अब दो और साइंटिस्ट आए, डेविसन एंड गर्मर, डेविसन एंड गर्मर, ठीक है। डेविसन गर्मर ने क्या बताया, इन दोनों ने इन दोनों ने पहले तो प्लैंक और इलेक्ट्रॉन आइंस्टाइन को पूछा, प्लैंक और आइंस्टाइन को पूछा कि आप इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। तो इन लोगों ने बताया कि वो तो पार्टिकल है। वेरी नाइस, अगर वो पार्टिकल है तो वो वेव वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करना चाहिए ना। वेव वाली प्रॉपर्टी मतलब रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या किया, डेविसन गार्मर ने निकल का एक ऐसा ब्लॉक लिया, उस निकल के ब्लॉक के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिविएट करके दिखाया। जैसे कोई पार्टिकल जो है या फिर फोटोन जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी तरह से उसने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को वेव वाले सारे, जितने भी वेव वाले एक्सपेरिमेंट थे सारे वेव वाले एक्सपेरिमेंट से दिखाया, निकाल के देखो, ये सारे वेव वाले एक्सपेरिमेंट जो है वो शो करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव है। वापस इसने और झगड़ा शुरू किया, अभी तो झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ था, इमीडिएटली ये लोग 1905 में ये दिया गया और 1920 के आसपास ये दिया गया, 10-15 साल में डेविसन गार्मर दोनों आ गए आइंस्टाइन को चैलेंज करने के लिए, ये पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है, क्योंकि इस पार्टिकल को उसने वेव फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये जब झगड़ा चल रहा था तब एक बहुत ही शाना बंदा था, बहुत ही शांत, और उससे कोई झगड़े से लेने देना नहीं था। उसने क्या किया, उसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने क्या किया, उसने प्लैंक का इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू और आइंस्टाइन के इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ये भी E और ये भी E, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, C बाय लेमड़ा। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, 1 अपॉन लेमड़ा होती है, प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, और C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो फ्रीक्वेंसी जो है C बाय लेमड़ा हो जाएगी, तो ये है एम सी स्क्वायर, सी सी कट कर दिया, तो यहां पे क्या मिल गया मुझे, एच लेमड़ा इज इक्वल टू एम इंटू सी, ठीक है ना, सी सी कैंसिल आउट हो गया।
अब इसमें से मुझे लेमड़ा को सब्जेक्ट चाहिए, यानी लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन M इंटू सी फॉर लाइट। ये कहानी है लाइट के लिए। सो अगर कोई चीज लाइट नहीं है, अगर कोई भी चीज लाइट नहीं है, कोई भी और पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसा कोई भी और पार्टिकल है, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा v। ये c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ये लेमड़ा जो है वो क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पे उसने क्या किया, लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। v जो है वेलोसिटी ऑफ एनी अदर थिंग, किसी भी चीज के लिए ले सकते हो। अगर आप भाग रहे हो, मैं भाग रहा हूं, इस पेन को फेंक रहा हूं मैं, तो इन सारी चीजों के लिए क्या कर सकता हूं मैं, मास जो है वो m ले सकता हूं, और उसका वेलोसिटी जो है वो मैं v ले सकता हूं। और उसने ये लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv फॉर्मूला दिया, इसको बोला जाता है ड्यूअल नेचर। अदरवाइज ये वेव और ये है आपका पार्टिकल, ये पार्टिकल वेव इक्वेशन है, ये पार्टिकल वेव इक्वेशन है। ओके, हाँ, इसकी m इंटू वी को हम p भी लिख सकते हैं, तो h अपॉन p भी लिख सकते हैं। ये लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, हम जो इस्तेमाल करेंगे वो h लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें सीक्वेंस से बता दी। ये एक एक इंडिविजुअल इसका थियरी है, इंडिविजुअल चीजें हैं, मगर वो हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए स्टोरी काम की है। बस ये पूरा स्टोरी याद रख लो। ये दो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो काम के हैं, और डी ब्रोगली फॉर्मूला हमारे लिए काम का है, लैम्बडा इज इक्वल टू अपॉन एमवी। इसको मैटर वेव, इसको मैटर वेव इक्वेशन, इसको पार्टिकल वेव इक्वेशन, इसको ड्यूअल नेचर इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये डी ब्रोगली तक हमने आपको पहुंचा दिया, डेविसन गार्मर का कोई फॉर्मूला नहीं है। गॉट इट? मिटा दे इसको। ओके, चलिए अब काम की चीजें जो थी वो हमने यहां पे साथ में लिख देते हैं, जो फॉर्मूला हमें दिमाग में रखने। नंबर वन, तो E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, और ये n का वैल्यू यहां पे 1 है, एक्चुअली ये NHC बाय लैम्बडा होता है। n का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, वो हमने 1 ले लिया है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन ले सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन्स ले सकते हो, राइट? तो ये E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा हो गया, ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हो गया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एच अपॉन एम बी हो गया, या फिर h बाई पी मोमेंटम भी ले सकते हो। और यहां भी n का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। इन सब के लिए मैं कर सकता हूं NH NH NH। तो याद रखना, इस फॉर्मूला में यहां पे n है, यहां भी n है, यहां भी n है। n का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, राइट? अगर 1 ले लिया तो ये हट जाएगा। बस ये काम के 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अच्छा, हमारे पास बोहर के भी एनर्जी के फॉर्मूलास हैं। बोहर का एनर्जी का एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो एनर्जी का फॉर्मूला है बोहर का, ये ई एन nth ऑर्बिटल के लिए है। सो माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम रेस टू 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और इसमें 2 पाई एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे तो जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बचेगा, जो आपको एनर्जी का फॉर्मूला देगा। यहाँ पे आगे जो माइनस का साइन है वो क्या शो करता है, माइनस का साइन क्या शो करता है, एनर्जी माइनस है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो एनर्जी होती है उसको क्या माना जाता है, जीरो। यहाँ पे एन की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। सो एनर्जी जीरो है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट? बोहर का ये एक ही ऐसा फॉर्मूला है
एनर्जी का जो फॉर्मूला है वही करेक्ट है। एनर्जी का जो उसने फॉर्मूला निकाला था, इनफाइनाइट पे 0 है, नजदीक आते 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 एनर्जी न्यूक्लियस तक आते आते इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। यही फॉर्मूला एक सही था, और ये आइंस्टाइन ने भी आगे जाके प्रूव किया था। आइंस्टाइन और जो श्रोडिंगर इक्वेशन था उससे भी ये चीज जो है वो प्रूफ हुई, यानी इसको 2 और सपोर्ट मिल गए थे। ठीक है, चलिए, तो अब हम डी ब्रोगली तक आ चुके हैं। डी ब्रोगली के बाद जो एक और चीज लोगों को दिमाग में आई कि हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सभी का जो है वो पोजीशन एंड स्पीड, ये दोनों चीजें हमें साथ में डिसाइड करनी है। मतलब कि हमें उनका पोजीशन और स्पीड दोनों मिलना चाहिए। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो है, जैसे कि ये पेन है, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, तो अगर इस पेन को, मान लो हम कोई गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसे उछालते हो, इसको ऐसे रख के ऐसे उछालोगे, उछालने के बाद उसको क्या करते हैं, ऐसे करके जैसे आया तो आप उसको मारोगे जोर से। गुल्ली डंडा खेला है किसी ने? किसी को पता है गुल्ली डंडा? नहीं, भूल जाओ, चलो। क्रिकेट तो खेला है ना, क्रिकेट पता है ना, बैट है और यहां पे मेरे पास बॉल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बैट के ऊपर बॉल को रख के ऐसे उछालूंगा, और जैसे ही बॉल नीचे आएगा मैं बैट से उसको शॉट मारूंगा। ऐसा कर सकता हूं ना, मैं उछाल के उसको शॉट मार सकता हूं। तो ये क्या किया मैंने बेटा, बॉल को जैसे मैंने उछाला और बॉल नीचे आ रही थी, तब मुझे पता चल गया कि बैट को मैं किस डायरेक्शन में कितने फोर्स से मैं फेंकूंगा या फिर ऐसे घुमाऊंगा, तो जिससे वो बॉल को हिट करे। मुझे वो पता चल सकता है, क्यों? क्योंकि मुझे उस बॉल का वेलोसिटी, उसका 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड के बाद वो कहां पे होगा, वो उसका पोजीशन, ये दोनों चीजें मेरा दिमाग जो है वो क्या कर लेता है, उसको कैलकुलेट कर लेता है, इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेता है। इसलिए क्या हो जाता है, आप मार सकते हो। जब आप छोटे होते थे, जब आप छोटे थे, तब आपको अगर सामने से कोई क्रिकेट का बॉल ऐसे फेंकता है, तब आप बैट से मार ही नहीं सकते हो। छोटा बच्चा आपके आसपास होता है तो उसको आप पकड़ के उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, चल बेटा इससे क्रिकेट खेलते हैं, तो उसको ऐसे बॉल फेंकोगे तो उसके मुंह पे लगेगा, मगर कभी वो मार नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके दिमाग ने वो कैलकुलेशन करना शुरू नहीं किया है, उसके दिमाग में अभी भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चल रहा है ना। जैसे वो शुरू हो जाएगा, वो अच्छे से शॉट मार सकता है। क्यों सचिन तेंदुलकर, क्यों धोनी, क्यों विराट कोहली, ये क्यों एबी डिविलियर्स, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। क्यों युवराज सिंह 6 बॉल्स पे 6 मार सकता है? क्योंकि उसके पास फिजिक्स अच्छा है, उसका उसका केमिस्ट्री भी अच्छा है, उसका मैथमेटिक्स भी अच्छा है, मगर सब कुछ उसके दिमाग में है। तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करने से क्या हो जाता है, अब हमारा दिमाग जो इस चीज को समझना शुरू कर देता है कि अब ये पोजीशन जो है उसमें बॉल कहां पे होगी। सो अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि हमें किसी भी एटम का पोजीशन और स्पीड जो है वो डिसाइड करना है। तो इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अभी आप लोग वो डोपलर इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, रडार वगैरह जो है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल है, उसके ऊपर यहां से रडार जो है वो क्या करता है, वेव्स फेंकता है, और ये पार्टिकल जो है या फिर कोई भी चीज यहां पे मूव कर रही है, लेट से यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट को यहां से जा रहा है, ठीक है ना, सुंदर कन्या, ठीक है ना, तो ये था ना, वो तो यहां से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो गुजर रहा है, इसके ऊपर रडार हमने फेंका, यानी रेडिएशन हमने डाले, और उनको कोलाइड करके वो क्या होंगे, वापस आएंगे। वापस आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट अभी इस जगह पे है, यहां पे, और थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब आपको जो है वो पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, उस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये चोटी ऊपर या नीचे है, क्योंकि उसका भी पोजीशन चेंज हुआ ना। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक पहुंचा है और कितनी देर में यहां पे पहुंचा, क्योंकि जो रेडिएशन आप उस पर डाल रहे हो, उस रेडिएशन का स्पीड तो लाइट का स्पीड है, यानी उनको कोलाइड होके वापस आ जाएगा। मान लो मैं ऐसे चल के जा रहा हूं, मैंने अभी एक मेरा पैर यहां से यहां भी नहीं रखा होगा, मेरा पैर मैं यहां से यहां भी नहीं रखूंगा, तब तक तो हजारों बार, लाखों बार लाइट जो है वापस आगे मुझसे टकरा के वापस चली गई होगी।
ठीक है ना, उतने ही टाइम में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट। इन शॉर्ट मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप हर एक सेकंड के लिए, कि आप 2 सेकंड के बाद मैं कहां हूं, वो आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो किसी भी रेडिएशन को मेरे ऊपर डाल के, रडार से या एक्सरे से, किसी भी तरह से। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, बहुत ही लार्ज बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसके लिए ये बात हो गई। अगर अगर ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कुछ ऐसा, तो इसके लिए मुझे दो चीजें करनी पड़ेगी, सुनना बराबर से, दो चीजें करनी पड़ेगी। एक, इसके ऊपर जो मैं वेवलेंथ डाल रहा हूं, देखो यहां तो ये वाली वेवलेंथ चलेगी, ये वाली वेवलेंथ यहां पे टकरा के वापस आ सकती है। अगर वही वेवलेंथ मैंने इसके ऊपर डाल दी तो शायद ऐसा हो सकता है कि वेवलेंथ उसको कूद के चली जाए, शायद उसके साथ टकरा के भी वापस आए, ऐसा हो सकता है। तो मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि वेवलेंथ जो है वो मुझे क्या करनी रखे पड़ेगी, एकदम से छोटी वेवलेंथ रखनी पड़ेगी मुझे। छोटी वेवलेंथ रखूंगा तो शायद पॉसिबल है कि छोटे से पार्टिकल को कोलाइड करके वापस आ जाए, छोटा वेवलेंथ। ठीक है, और छोटा वेवलेंथ रखने का एक फायदा यह भी है कि जो यहां से कोलाइड होके वेवलेंथ वापस आएगी, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप जानते हो ना, वेव जो है वो दो तरह से ट्रैवल कर सकता है, या फिर एक ही पाथ पे अगर वेव वापस आ रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। उसका मतलब ये हो गया कि लैम्बडा वेवलेंथ मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट पे डाली थी, तो मुझे यहां पे वो प्लस लैम्बडा जितना ज्यादा मिल सकता है, डबल मिल सकती है वेवलेंथ, या फिर वो मुझे जीरो मिल सकती है। यानी प्लस और माइनस लैम्बडा का इसके अंदर क्या होता है, त्रुटि, एरर, प्लस और माइनस लेमड़ा वाली एरर हो सकती है। इज इट ओके? तो मैं जितना वेवलेंथ छोटा रखूंगा, जितना वेवलेंथ छोटा रखेंगे उतना ही ये जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। अगर मान लो मैंने यहां पे वैल्यू रखी है, इस गुड़िया को यहां से उड़ा देते हैं हम, 0.00000001, तो अब वही ये भी होगा 0.000000, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 2, मतलब इतना ही डिफरेंस आएगा। जितनी वेवलेंथ छोटी कर दी उतना ही मुझे डिफरेंस, एक तो जीरो मिलने वाला है तो कंफर्म है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव था। मतलब कि हमारे पास छोटी वेवलेंथ का एक उपाय है कि आप छोटे ऑब्जेक्ट पे छोटी वेवलेंथ डालो, मगर बहुत ही भयंकर चीज गड़बड़ ये हो जाती है कि h/p, यानी ये जो आपका मोमेंटम है, वो वेवलेंथ जितना छोटा करोगे उतना ही मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम बढ़ने का मतलब क्या है, v इंटू एम का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। अगर v इंटू एम का वैल्यू बढ़ गया तो ये वेव जब इस पार्टिकल को कोलाइड करेगी, ये वेव जो इस पार्टिकल को कोलाइड करेगी, तब ये पार्टिकल अपनी जगह से हिल जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आसपास कहीं पे भी वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह चेंज कर देगा। मतलब हुआ ये कि हम जब पोजीशन डिसाइड करना जा रहे थे तो उसका पोजीशन चेंज हो गया। अगर मान लो मैं स्पीड डिसाइड करना चाहता हूं तो इसकी वजह से, कोलिशन की वजह से स्पीड भी चेंज हो जाएगा। मतलब स्पीड और पोजीशन में साइमल्टेनियसली किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए फाइंड नहीं कर सकता। इसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग कोई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं कर रहा था, वो तो सर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहा था। वो तो बताना चाहता था, पता करना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड और पोजीशन क्या होता है, वो डिसाइड करना चाहता था, मगर हुआ ही नहीं। वो तो उल्टा ही पड़ गया पूरा एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भाग गया, कहीं और दूर भाग गया, मतलब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। इसलिए उसने नाम दिया उसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। You could not certainly decide the speed and the velocity and the position of microscopic particles simultaneously. ये तो कैसा हुआ कि भाई अंगूर खट्टे हैं, अगर अंगूर हाथ में नहीं आए तो बोल दिया वो तो खट्टे अंगूर हैं, छोड़ दो। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो बोला ये तो, मैं तो वही तो बताना चाहता था आपको कि नहीं होता ये, आप उसका पोजीशन और स्पीड डिसाइड ही नहीं कर सकते, कोई फालतू में कोशिश करना ही नहीं। इस तरह से हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दिया।
ठीक है, ये तो एक लाइटर नोट पे मैंने आपको बताया, मगर आपको एक चीज जान के बहुत ही खुशी होगी या बहुत ही आपको सरप्राइज होगा, हाइजेनबर्ग आइंस्टाइन से ज्यादा बुद्धि वाला था, ज्यादा लॉजिकल था। आइंस्टाइन तो उसके पास पानी भरे, ऐसा बढ़िया साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, मगर हाइजेनबर्ग को कभी भी आगे नहीं आने दिया गया। आइंस्टाइन बहुत ही दिमाग वाला बंदा था, उसके पास जो अलग 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 पैतरे थे ना, वो पैतरे आजमा के उसने हाइजेनबर्ग को साइड बाय कर दिया, है ना। वरना हाइजेनबर्ग उससे भी ज्यादा टैलेंटेड बंदा था, आइंस्टाइन से भी। आइंस्टाइन ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो प्रैक्टिकल था, वो बंदा अपने जीवन में प्रैक्टिकल बहुत था, चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता था वो। ठीक है, तो ये तो इसका इतिहास है। हम बात करते हैं आगे वापस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्यों हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीखते हैं, अदरवाइज हमें तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is greater than equal to h upon 4 pi, delta x into m into delta v greater than equal to h upon 4 pi, right? ये डिफरेंस अदरवाइज डिफरेंशिएशन ऑफ m इंटू v है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पहले m को कॉमन यानी कांस्टेंट ले लो, m इंटू डेल्टा v, बाद में v को कांस्टेंट ले लो, v इंटू डेल्टा m। मगर डेल्टा m जो है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, मास ऑफ एनी पार्टिकल वुड रिमेन कांस्टेंट, सो m डेल्टा v वाला यानी v डेल्टा m वाला पार्ट हम हटा देते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, डेल्टा x डॉट m डेल्टा v, राइट, h अपॉन 4 पाई। इस h अपॉन 4 पाई का वैल्यू हम ऐसा ले सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.023 10 पावर 27 माइनस 27, मगर ये आपका वैल्यू है 6.023 या 6.626, एग्जिट वैल्यू है 6.626 10 पावर माइनस 34 जूल, राइट। ये h का वैल्यू है यानी 6.6 है। ये होता है 4 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, तो ये 4 3 12 हो गया, ऊपर 6 से नीचे 12 हो गया, तो आपका आंसर 0.5 के आसपास आना चाहिए, 0.5 10 पावर माइनस 34, 0.5 10 पावर माइनस 34 इसका वैल्यू है। ये वैल्यू डायरेक्टली याद रख लेना, जिससे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन सिर्फ यहीं से मैं पूछ रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूछ रहा हूं, ये फॉर्मूला से ही देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर, सुनना, अगर चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा। वापस से सुनो क्वेश्चन को बराबर, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा। चलो करो, मुझे बताओ आंसर। चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो है तो पोजीशन का जो चेंज है वो क्या होगा, अदरवाइज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी डेल्टा वी अगर जीरो है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा। ये तो हिस्ट्री पढ़ी हो तो पता है बेटा, अब अगर आइंस्टाइन या फिर इन सब का अगर आपने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या फिर उनके ऊपर जो बायोग्राफी बनी हुई थी वो आपने देखा हो तो पता चलेगा। इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसका रिलेटिविटी थियरी को भी मात दे सकता था, मगर होने नहीं दिया, इतना रिसर्च नहीं हो पाया उस पर। चेंज इन स्मिता, चेंज इन पोजीशन वुड बी जीरो, सपना जीरो, सिद्धि जीरो, नीलिमा जीरो, प्रतिमा जीरो, ओके, ऋषि प्रसाद जीरो, ठीक है। और कोई, और कोई आंसर देना चाहेगा। मुझे तो कई लोग दिख रहे हैं, आंसर तो इतने लोग ही दे रहे हो, जल्दी बताओ।
हो गया? कर ली मेहनत? देखो, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है हमारे पास। ठीक है, हमने बोला आपको कि ये वैल्यू जो है वो 0 है, एच अपॉन 4 पाई, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, बराबर ना? ठीक है, अगर इसका वैल्यू आपको निकालना है तो इसको नीचे फेंकना पड़ेगा ना। सो डेल्टा एक्स वुड बी इनफाइनाइट। कैसे 0 होगा? 0 कैसे होगा? 0 के सामने फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे 0 आ गया, तो अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो गया ना। इसका एक्स का वैल्यू 0 नहीं होता बच्चा, ये तो मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू 0 हो जाता है। एच अपॉन 4 पाई का वैल्यू 0 होगा। हमने तो डेल्टा एक्स का वैल्यू पूछा था, वो तो इनफाइनाइट होगा। समझ आया? कांस्टेंट कैसे हो गया? कांस्टेंट कहानी भूल जाओ, कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट भी हो सकता है ना, कभी नहीं। लेट्स सी सर क्या बोलते हैं। अच्छा, समझ आया? बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये, है ना? ओके, सो डेल्टा एक्स शुड बी इनफाइनाइट। वेरी नाइस। चलो मिटा दें अब इसको। ओके, नेक्स्ट। चलो, ये सारे जो झगड़े चल रहे थे, उस झगड़ों में एक साइंटिस्ट था, श्रोडिंजर। श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद या फिर उसी दौरान, एक्चुअली 1926 के आसपास की कहानी है ये। 1926 में ही ये दिया गया। 1926 में ही श्रोडिंजर ने जो है अपना वेव इक्वेशन दिया, और मैंने आपको बताया कि ये सारी कहानियां जो चल रही है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी बोहर तक की कहानी सारी क्वांटम मैकेनिक्स है। उसके बाद जो आ रहा है वो है वेव मैकेनिक्स, यानी श्रोडिंजर ने एक नया ही मैकेनिक्स जो है वो डेवलप किया, जिसको बोला गया वेव मैकेनिक्स। और उस वेव मैकेनिक्स में उसने उस वेव को समझाने के लिए एक नया सिंबल यूज किया, जिसका नाम है साइन। यह है साइन, PSI, साई बोलते हैं इसको। और उसने अपना एक फॉर्मूला दिया। खैर, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा, वो काम का है। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है श्रोडिंजर्स इक्वेशन। ओके, आपको अभी लग रहा है ना श्रोडिंजर इज सो डेंजर, श्रोडिंजर इज सो डेंजर, मगर ऐसा नहीं है, श्रोडिंजर इज नॉट सो डेंजर। उसने तो उल्टा जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसी को चैलेंज करता हुआ यह मेथड बताया। इससे क्या बताया कि आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी डिसाइड करना चाहते हो तो आपके पास सर्टेन डेटा होना चाहिए, तो आप उसको थियोरेटिकली डिसाइड कर सकते हो। हाइजेनबर्ग गलत नहीं था। हाइजेनबर्ग ने जो पोजीशन डिसाइड करना चाहा था वो एक्सपेरिमेंटली चाहा था। इसने जो है वो थियोरेटिकली वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिसाइड करने का तरीका बताया। कैसे करा जाता है बताता हूं मैं। बहुत इसका ब्यूटीफुल सा मेथड है। एक्स एक्सेस है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, अब देखो, साइन जो है वो कोई एक वेव फंक्शन है। साइन जो है वो वेव फंक्शन है। श्रोडिंजर इक्वेशन में एक वेव फंक्शन है।
ठीक है, जबकि आपका साइन जो है वो वापस बायो वाले बच्चे जो भी हैं, बायोलॉजी में अब आपका आता है ना वो पानी के लिए कुछ है पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए, पोटेंसी के लिए भी आपको ये साइन दिया जाता है, मगर यहां पे केमिस्ट्री फिजिक्स में साइन जो है वो है वेव फंक्शन। अब इस इक्वेशन को बराबर से चेक करो, देखो ये एक्स वाई जेड जो है वो एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन को हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या किया है, दो बार डिफरेंशिएट किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, ठीक है ना, डेल स्क्वायर साइन पर डेल एक्स स्क्वायर। ये पूरा पार्ट जो है वो आपको बताता है, अच्छा इसको मैं आपको सबको पहचान दे देता हूं, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज पार्टिकल, नॉट इलेक्ट्रॉन, वॉट एवर इट मे बी, पार्टिकल। एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट। ये ई जो है वो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, और ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इस ई को टोटल एनर्जी, या फिर हम उसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी को टोटल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अच्छा, अगर मैं यहां पे टोटल एनर्जी जो है उसमें से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस कर दूं, यहां पे जो किया है टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। यस, वेरी नाइस। एम मास ऑफ पार्टिकल तो हम पता है, हमें जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका मास तो पता है, तो वेलोसिटी मिल जाएगी ना, हरी बात समझ में। ये के का वैल्यू यहां से मिल गया, और उससे मुझे क्या मिल सकता है, वेलोसिटी मिल सकती है। मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताएगा, और ये वाला पार्ट आपको पोजीशन बताएगा, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ये बताएगा, और ये वाला पार्ट आपको बताएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। समझ आया, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ढूंढते हैं। मुझे तो एक्स के रिस्पेक्ट में साइन का जो डिफरेंशिएशन करके मिल रहा है, वो कुछ पॉइंट यहां पे मिल रहा है, मान लो y का यहां पे मिल रहा है, और z का मुझे कुछ यहां पे मिल रहा है, एक्स वाई जेड पे मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे साइन का, y के रिस्पेक्ट में साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो, और z के रिस्पेक्ट में कुछ मिलेगा मुझे। अब जो भी मुझे एक्स वाई जेड पे पॉइंट्स मिल गए, उन्हीं पॉइंट्स को मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो है उसको वाई के रिस्पेक्ट में आगे खींच के जाओ, इसको जेड के रिस्पेक्ट में आगे लेके जाओ, ठीक है ना। इसको, इस पॉइंट को मैं ऐसा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं वाई के पैरेलल। अच्छा, वाई वाला जो है उसको एक्स के पैरेलल लेके जाओ, और उसको जेड के पैरेलल लेके जाओ, लाइन को जेड पे जो है उसको आप वाई के पैरेलल लेके जाओ इस तरह से, और उसी को आप एक्स के पैरेलल लेके जाओ कुछ इस तरह से। इसका मतलब आपके पास अब दो और तीन नए पॉइंट्स मिल गए जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्स और वाई की वजह से है, तो उसको जेड के रिस्पेक्ट में आगे लेके जाओ, जेड के पैरेलल इसको लेके जाओ। ये वाई और जेड की वजह से है, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में आगे लेके जाओ। ये पॉइंट जो है वो एक्स और जेड का है, तो उसको वाई के लिए लेके जाओ। मतलब यहां पे तीनों का एक इंटरसेक्शन मिलेगा, तीनों लाइंस को कट करता हुआ एक लाइन मिलेगा। ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। वापस से सुनो, एक्स वाई जेड पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगी, वो मैंने एक्स वाई जेड पे डाल दी यहां से, उसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करके देख लिया, तो मुझे कुछ ऐसा मिला कि जिससे तीनों को जब जहां पे वो मिल रहा है, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होने का चांस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये मुझे थियोरिटिकली, थियोरिटिकली मैंने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ढूंढ लिया, और वेलोसिटी तो यहां से मिल जाएगी मुझे, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मुझे पता है, पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकता हूं, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कैलकुलेट करो, हाइट होगा, मास होगा, जी होगा, mgh कर लो, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, वेरी नाइस। हाइट फ्रॉम द बॉटम आपको मिल सकता है, ओके। तो मतलब मैं बताने ये चाह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करके ऑन पेपर निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते। इतना क्लियर हो गया। अब
सुनना, हाँ, बहुत ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहा हूं मैं, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, समझ में आया ना, मस्त चीज है ये। अच्छा अब मैं इसको हटा देता हूं, ये वाला ऊपर का फॉर्मूला मैं हटा देता हूं। आपको अगर लिखना है तो 2 सेकंड दे रहा हूं मैं, वो वाला हटा रहा हूं मैं अभी, तो वाले फॉर्मूला लिख लो जल्दी फटाफट। क्लियर? ओके, चलिए ये वाटर पोटेंशियल नहीं है, ये वाटर पोटेंशियल की बात नहीं है। हाँ, ये मैं तो बता रहा था कि साइन सिंबल जो है वो आप वाटर पोटेंशियल के लिए यूज करते हो, है ना, मगर है ये वेव फंक्शन। पहले आया था ये केमिस्ट्री में, बाद में बायो में आया है, बोलना मत। चलो वापस आते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस वापस मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक्स वाई जेड एक्सिस एक बार और, मुझे ये काम में आएंगे। अब देखना, हाँ, अब सुनना क्या होता है। देखो ये जो है वो साई की किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए जब एक्स वाई और जेड के साथ डिफरेंशिएट करके हमने ये जो पॉइंट्स निकाले थे, तो उसकी वजह से मुझे एक पॉइंट मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन होने का चांस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने का चांस है। ऐसा मैं दूसरा वैल्यू निकालूं तो वैल्यू चेंज करूंगा तो डेफिनेटली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। तो मान लो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मुझे यहां पे मिल रहा है, कभी मुझे यहां पे मिल जाएगा थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए यहां पे मिल जाएगा, फिफ्थ के लिए यहां पे मिला, कभी यहां पे मिला, यहां पे मिला, यहां पे मिला, यहां पे मिला, ऐसा मुझे मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया। मतलब मैंने यहाँ पे साई के हजारों लाखों वैल्यूज ले ली मैंने, तो ये साई के सारी हजारों लाखों जितनी भी वैल्यूज हैं, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई पॉइंट जो है यहाँ पे मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। हजारों लाखों वैल्यूज मैंने ले ली, साई की हर एक वैल्यू उसका वेव फंक्शन है, तो हर एक वैल्यू जो है वो मुझे कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट बना के देगी इस ग्राफ में, कहीं ना कहीं मुझे यूनिक एक पॉइंट बना के देगी। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं देखते जाऊं, बनाते जाऊं, पॉइंट बनाया पॉइंट बनाया, अब मैंने देखा तो वो एक स्फीयर बन रहा है, वो स्फीयर बन रहा है। और चेक करा गया हम कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो देखा तो हम फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे थे, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम के लिए हम डिसाइड कर रहे थे। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो यहां तो हमें क्या मिल रहा है, 3 डायमेंशनल एक गोला मिल रहा है, एक बॉल मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, ऐसा स्फिरिकल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो स्फिरिकल होना चाहिए, उसको बोला गया एस ऑर्बिटल, उसको बोला गया एस ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का जो शेप है ना बेटा, वो इस श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है, ऐसा ही नहीं आया वो। ये सारे एक्सपेरिमेंट करे, हजारों एक्सपेरिमेंट करे गए, हजारों पॉइंट बनाए गए, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ा गया, तो जोड़ने पे क्या बना, वो स्फीयर बन गया। तो पता चला कि ये स्फीरिकल है। सेकंड ऑर्बिट में गए, सेकंड ऑर्बिट में तो वहां पे दो तरह के शेप बने, एक तो स्फीयर भी बना और एक ऐसा भी बना। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें ऐसे पॉइंट्स मिले, तो इससे पता चला कि इसका जो शेप है वो क्या है, डंबल शेप भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिल सकता है, वाई के रिस्पेक्ट में मिल सकता है, या फिर जेड के रिस्पेक्ट में भी मिल सकता है। तो यहां से पता चला कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। एस पी जो है वो डंबल शेप, डी डबल डंबल शेप, ये सारे शेप मिलने शुरू हो गए। मतलब साइन का वैल्यू जो है वो मुझे यहां तक लेके गया, उसका शेप क्या होता है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो एसपीडीएफ शेप जो भी हैं वो सारे शेप क्या शो करते हैं, वो सारे जो शेप है वो क्या बताते हैं, कहां से आए हैं, वो श्रोडिंगर इक्वेशन से आए। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव में भी चली जाए, एक एक्सिस है और इस पे नेगेटिव पे भी वैल्यूज हैं, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब हमें जो है ये वैल्यूज जो है वो कहां मिलेगी, कहीं भी, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी मिल सकती है। मगर साइन जो है उसकी वैल्यू जो है मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव मिल सकती है, मगर साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन के कंपैरिजन में साइन स्क्वायर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन साइन स्क्वायर इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू साइन, क्योंकि अगर मैंने साइन स्क्वायर कर दिया तो ये पूरा गोला या फिर ये डंबल शेप जो है वो कहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव साइन में ही आ जाएगा। एक्स वाई और जेड की पॉजिटिव वाली साइन है वहीं पे ये डंबेल
वहीं पे ये गोला बनेगा, नेगेटिव पे जाएगा ही नहीं। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ सबको? कैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन या फिर ये जो शेप है वो एसपीडीएफ शेप बनता है, और साइन स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है हमेशा, तो हमें फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा वो। तो ये है श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन, ये है उसका यूज। क्या यूज है? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, या बोले तो एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं थियोरेटिकली। इज इट ओके? थियोरेटिकली है ये चीज, प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि स्फीयर होता है और डंबल शेप होता है, प्रैक्टिकली भी प्रूफ है और थियोरेटिकली भी है। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन? यहां पे कोई किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? बस अब हम इस चैप्टर में एक अगला पार्ट जो है वहां पे जा सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वगैरह वगैरह। ओके, चलिए आज रुके यहां तक, कल आगे बढ़ते हैं वापस इसी चैप्टर में। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, पढ़ाई करना सब लोग, खा पी के सो मत जाना, बाय।